Hello and welcome back to Math by Hand. We are studying today. Our topic is square and square roots. आप सब ये सोच रहे होंगे, you are thinking that Mr. Anayat is taking it too long कि अनायत सर इसको काफी ज्यादा लंबा खींच रहे हैं कि इस बिना के मैं सीधा आपके एक्सरसाइज पे आऊं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर किसी बच्चे के लिए जो भी ये वीडियोस में YouTube पे अपलोड करता हूं या कुछ भी करता हूं, तो इन सब के लिए कम से कम उसको पहले बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। चाहे इसके लिए हमें कितने ही पार्ट इसको बेसिक्स के लिए करने पड़े, लेकिन जब आपका बेसिक्स, जब आपकी बुनियाद सही होगी तो आगे जाके आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। मेरा सिर्फ यही एक मकसद है कि मैं चाहता हूं कि आप सही से स्टार्टिंग से आप सही से सीखें कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। आप अगर अक्सर आप में से जो भी हैं, जब आप ये सारे वीडियोस देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का या कोई भी लाइंस एंड एंगल्स का, उसके बाद आप एक काम कीजिए, जो आपसे बड़े हैं, तो आपसे बड़े होंगे, जो 10th में पढ़ते होंगे, जो 11th में पढ़ते होंगे, तो आप उनसे कहिए। जैसे कि हमने लाइंस एंड एंगल्स का कहा कि पैरेलल एंगल्स में कितने 10 तरीके के ये आते हैं, क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स आते हैं, और कौन कौन एंगल क्या आता है, कौन एंगल किसके बराबर आता है। अगर आप जब ये सब किसी एक ऐसे स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप 6th हैं, 7th हैं, 8th हैं, आप 6th, 7th, 8th का बच्चा, जब ये सब कुछ अगर आप अपने से आगे जा चुके बच्चों को, मेरा मानना है कि 10th के बच्चों को उनको नहीं आता होगा, क्योंकि बेसिक हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। हमारे टीचर्स, मैं ये नहीं कहूंगा सारे, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी में मैं देखता हूं कि बेसिक्स हमारा जो है वो हमारे स्टूडेंट्स में बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से उनको मैथ एक ऐसी प्रॉब्लम लगने लगती है कि वो कहते हैं इसका इस बला का करूं मैं क्या। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं, वो इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं या ऐसे ही जो आ गया सो आ गया। मेरा वो इरादा बिल्कुल ही नहीं है। मेरा इरादा है कि अगर आप जितना भी सीखें मैथ में, तो आपको जो सीखना है वो आप बेसिक्स से सीखें। जब तक आपकी बेसिक्स कंप्लीट नहीं होगी तो आपको कल को जाके जब आप आगे क्लास 6th का 7th में जाएगा, 7th का 8th में जाएगा, जितने जितने आप स्टेप्स ऊपर चढ़ते जाएंगे तो उतने स्टेप्स आपको ज्यादा फिर ये आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। ये इसी तरीके से है कि अगर हम एक मकान की जो है, एक घर की, एक बिल्डिंग की बेसमेंट तैयार कर रहे हैं, उसकी बेस तैयार कर रहे हैं, अगर हम उसकी बेस इस तरीके से तैयार करें कि उसके बाद चाहे कितने भी सैलाब आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो हिलेगा नहीं। तो उसके बाद जब वो हम उस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद उसकी दीवारें ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के, कि चाहे कितना भी जलजला हो, कुछ भी हो, ये बिल्डिंग हिलने वाली नहीं है। तो मेरा भी यही मानना है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हों, तो वो ये कम से कम वो जो मैथ में इंटरेस्ट रखने वाले हों और जो ना भी रखने वाले हों, उनको भी ये इंटरेस्ट आए कि जब वो बेसिक से सीखेंगे तो उनको आगे चल के फिर ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, फिर उनको बेसिक से लगेगा। बेसिक से आगे जाके सर ऑलरेडी हमने ये सीखा हुआ है, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट सीखेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से ये समझेंगे, उतनी ज्यादा आसानी से फिर एक लेक्चर में आप क्यूब एंड क्यूब रूट समझ जाएंगे। आगे चलने के बाद हमें इनका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसी तरीके से जितना भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी आप लेसन्स आगे चलते जाएंगे, क्लासेस आगे चलते जाएंगे, आपको ये सब आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया इसमें। क्या करें, यहाँ पे इंटरनेट की जो हमारी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमें वीडियोस जो है ये शॉर्ट बनाने पड़ रहे हैं। उस हिसाब से मुझे फिर ये रुक जाना पड़ रहा है। हमारा लेसन जो है वो मुझे आधे पे ही छोड़ना पड़ता है कि कहीं ये ज्यादा बड़ा ना हो जाए। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया कि रेज्ड पावर क्या होता है, स्क्वायर क्या है। स्क्वायर जो है ये एक फिगर है मैथमेटिक्स में। फिगर के मैथमेटिक्स में क्या, हमारे हर किसी लाइफ में, तो ये फिगर जो है इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी चारों साइड्स बराबर है, यानी एक पॉलीगन है। स्क्वायर जो है ये एक पॉलीगन है।
पॉलीगन क्यों है? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। पॉलीगन्स में पहला पॉलीगन जो आता है वो हमारा ट्रायंगल आता है, दूसरा पॉलीगन जो है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल आता है, यानी 4 कोनों वाला। तो ये भी 4 कोनों वाला है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से ये पॉलीगन है। अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स में जब हम जाएंगे, जब इसके चारों साइड्स बराबर हैं तब हम इसको एक नाम देते हैं स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के अलग से 6 टाइप्स आते हैं। जैसे कि ट्रायंगल्स के आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीटली देखते रहा कीजिए, तो उनसे आपको पूरा ज्ञान होगा। और अपनी कॉपीज आप बनाइए सही से कि उनके बाद ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स ये जो सबसे छोटा वाला पॉलीगन है इसके कितने टाइप्स हैं, ऑन द बेस ऑफ साइड्स, ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, 6 हैं। जब हम इन 6 को मैं मिलाऊंगा तो फिर और निकलेंगे 9, और 6 और 9 कितने हो गए, यानी 15 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। तो ये बहुत ही आसान। तो फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपको याददाश्त के लिए। इसी तरीके से जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 कोनों वाला कोई भी पॉलीगन, ठीक है, तो इसमें आगे चल के आपको 6 टाइप्स आते हैं, 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसमें से एक टाइप आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर जो है ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स बराबर हो। ये चारों साइड्स बराबर होने का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक भी होगी, जितनी यहां से यहां तक डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, यानी हर ओर इसकी डिस्टेंस बराबर होगी। तो ये एक स्क्वायर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकलता कैसे है, स्क्वायर का जो एरिया है ये कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, कई 6th में भी हमने पढ़ा है, काफी इसमें पढ़ा है, 7th वालों ने भी पढ़ा है, 8th वालों ने भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो निकलता है साइड इंटू साइड, यानी वो बन गया साइड स्क्वायर। तो अगर मैं साइड के बजाय इसमें अल्फाबेटिकल नाम दूं A to Z, ये साइड को लिखने के बजाय मैं इसे नाम देता हूं कोई भी नाम, साइड नाम नहीं देता हूं, मैं इसे नाम देता हूं A to Z, कोई भी अल्फाबेटिकल ये जो लेटर है वो लेता हूं, और साइड के बदले मैंने लिखा A स्क्वायर, यानी ये जो A स्क्वायर है ये बन गया हमें किसका, एक स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर की जो फार्मूला है वो है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब अगर if the area of square is given, we have to find its side for which we use square root। ये तो हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे एक साइड दिया गया हो, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम वहां से स्टार्ट करते हैं। इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, if one of the sides of a square is 6 centimeter, ठीक है, find its area, या हम कहेंगे find the squares of these numbers। सिंपली किसी भी तरीके से इसके हो सकते हैं 8, 10, यानी इन नंबर्स के आप मुझे स्क्वायर्स निकाल के दीजिए, या बताइए इन नंबर्स के क्या स्क्वायर्स निकलेंगे। या बिल्कुल इजी बात है कि इन नंबर्स के स्क्वायर जब मैं सॉल्यूशन में जाऊंगा, पहला पार्ट लिखूंगा 6 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 6 इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये बन गया 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब आप आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बनते हैं। अब अगर 3 टाइम्स ये होता तो ये क्यूब बनता, 2 टाइम्स है तो यही रहेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये अगर होता है 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो क्या यहाँ पे भी ये 6 हो गए 12, ठीक है, क्योंकि प्लस है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ के प्लस और माइनस में सेंटीमीटर का पावर चेंज नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई में इनके पावर्स कोई भी यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, किसका, लेंथ का, ब्रेड्थ का, हाइट का,
इन सब चीजों के लिए जो भी यूनिट्स हैं, जब हम उनको मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो उसके जो यूनिट्स हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन में सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा या मीटर स्क्वायर बनेगा या इसी तरह किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। ये मल्टीप्लाई में होता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये एक ही रहेगा। ये 6 और 6 हो गए 12 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा एक बेसिक्स मैंने आपको बताया कि कई बार बच्चे जो है यहाँ पे लिखते हैं 6 into 6 36 सेंटीमीटर। 36 अगर हम सेंटीमीटर लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यानी इतने से लिखने पे हमारा आंसर जो है वो गलत हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। आपको 1 मार्क्स मिलेगा कि अगर इसके 2 मार्क्स हैं तो इसको आपको 1 मार्क्स मिलेगा सिर्फ कि आपने यहाँ पे ये सॉल्व किया है, लेकिन आपका आंसर सही नहीं आया है, आपका 1 मार्क्स कटेगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा, आपने लिखा है 36 सेंटीमीटर। यानी इतनी छोटी सी गलती से आपके मार्क्स कट जाते हैं। बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं सर 10th के एग्जाम में 12th के एग्जाम में सर मैंने पेपर ऐसा किया था कि उसमें मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे मार्क्स कैसे कम हो गए। लेकिन आप ये सोचिए कि जो मार्किंग करते हैं वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते होते हैं, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। मैं खुद मार्किंग करने के लिए गया हूँ कई साल, 13, 14, 15 नहीं 13, 12, 10, 11, 12, 13 4 साल में गया हूँ मैथमेटिक्स के JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में मार्किंग करने के लिए। राउंड टेबल मार्किंग होती है। कोई भी जो वहां पे लेक्चरर्स होते हैं, जो भी वहां पे मार्किंग करने के लिए जाते हैं, उनका पहले बाकायदा इंटरव्यू होता है। क्या आप किस सब्जेक्ट में हैं, आपकी उसमें एक्सपीरियंस क्या है, आपके कितने टाइम से ये सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, तो वहां पे क्वालिफाई करना पड़ता है। वहां पे वो पेपर देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से सॉल्व करोगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूरे, अगर हम एक स्टेट की बात करें तो एक स्टेट में एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे हजारों सैकड़ों स्कूल है तो कम से कम 10 तरीकों से अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग बच्चों को पढ़ाया होगा। तो जो मार्किंग करने वाला होता है उसको ये सब पता होना चाहिए। तो इतने एफिशिएंट बंदे को वो लाते हैं मार्किंग करने के लिए, वहां पे कोई बेकार में नहीं बैठा हुआ होता है। तो ऐसे ही इंसान को बाद में ये जरा सा स्क्वायर का मैंने छोड़ दिया, जैसे इस पे मुझे कहना था कि ये स्क्वायर छोड़ने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, सॉल्व तो हमने किया, लेकिन जब मार्किंग की बारी आएगी, अगर मैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर न लिखूं तो मेरा 1 मार्क्स यहीं पे कट जाएगा, अगर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसी तरीके से 8 है, इसको भी लिखेंगे 8 स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये बन गया 64 सेंटीमीटर। ये जो नंबर्स आते हैं, ये जो नंबर्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। दीज नंबर्स यानी किसी भी नंबर का वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी किसी भी नंबर को जब हम 4 लिखेंगे, उसके ऊपर 2 लिखेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 16। इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। अभी हम इस पे आगे बात करेंगे। तो इसके बाद जब मैंने आपको कहा कि स्क्वायर के फिगर पॉलीगन है, ऑल साइड्स इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड विच इज इक्वल टू साइड स्क्वायर और ए स्क्वायर। यानी साइड के बदले मैंने लिखा ए, यानी मैं ये कहता हूं यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, इसको मैं डिनोट करता हूं ए से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये निकला हमारा स्क्वायर। अब अगर वहां से कुछ दिए गए हो नंबर्स, इनके आप स्क्वायर निकालिए, तो वो आपको मैंने दिखा दिया कि स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं। अब इसका जो अपोजिट है स्क्वायर के बजाय स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स में मैंने एक यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन। अगर एक एरिया गिवन है, मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36
centimeter square. Given we have to find its side. हमें इसका क्या पता करना है कि इसका एक साइड कितना आएगा. For which we use square root. उसके लिए रिवर्स में लाने के लिए जब हमें पहले तो हमने यहाँ पे एक हमारा था वो 6 स्क्वायर था, 6 सेंटीमीटर था. ठीक है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो आ गया ऐसे. अब अगर ये तो साइड दिया हुआ है और साइड से मैंने इसका एरिया निकाला यानी स्क्वायर निकाला इसका, तो अब अगर मुझे वहीं से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है. यानी स्क्वायर रूट क्या, मुझे इसका साइड निकालना है. वो साइड निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट. उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट. हम एक साइड को कैसे निकालें, फॉर विच वी यूज स्क्वायर रूट. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36, फाइंड इट साइड. तो लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में देखोगे वहां पे क्वेश्चन इस टाइप के नहीं होंगे. वहां पे सीधा होगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अनदर वन. वो सब इसी तरीके से चलता रहेगा. तो उसके लिए जब हम ये करते हैं तो हम लिखते हैं वी यूज साइड एरिया ऑफ स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर के बजाय मैं लिखूंगा सीधा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36. उसके बाद अब आती है बारी स्क्वायर रूट को अप्लाई करने की. टेकिंग स्क्वायर रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, या सीधा मैंने लिखा SQ डॉट ROT बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बाय नहीं है B बाय S है. तो ये बन गया साइड स्क्वायर अंडर रूट साइड का होल स्क्वायर अंडर रूट 36. चलो इसके बाद साइड ये जो है ये स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे अब क्या बचा साइड. ये जो 36 है, 36 एक डिजिट का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. वो डिजिट क्या है 6, यानी 6 का ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36 के बजाय 6 का होल स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 ब्रैकेट में. उसके बाद लिखूंगा विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा. फिर मैं यहाँ पे आया साइड इज इक्वल टू अंडर रूट. ठीक है, पहले तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. इस साइड में भी मैंने रूट डाला, इस साइड में भी रूट डाला. तो साइड अब ये जो रूट है ये मुझे खत्म करने हैं. इसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, अभी आपको मैं आगे जाके ये बताऊंगा कि स्क्वायर किसी भी चीज का a रेज़्ड टू पावर 2 ये एक रूट के बराबर कैसे होता है, ये एक अलग से एक टॉपिक है, इसको मैं आपको अलग से दिखाऊंगा. और इसी तरीके से यहाँ भी स्क्वायर जब मैंने 36 को इसका रूट दिया तो वहां पे निकला 6 का स्क्वायर. 36 को मैंने देखा, या मैं यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हो तो मैं उसको बाय लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स के जरिए एलसीएम के जरिए, जो एलसीएम जो होता है वो तो अलग चीज है, मैं सीधा फैक्टराइजेशन के जरिए तो इसको यहाँ पे 36 को यहाँ पे निकाल सकता हूँ चाहे जितना भी नंबर हो. 2 से करूंगा 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. तो अब आ गया 2 इंटू 2 3 इंटू 3. ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब 2 दो दफा आ गया, 3 दो दफा आ गया. वो 2 दफा जो आया उसके बदले में 1 लिखूंगा, ये जो 2 दफा आया उसके बदले में 1 लिखूंगा विच इज इक्वल टू 6. यानी ये इसको फैक्टराइजेशन निकालने का आसान तरीका है. कोई भी नंबर अगर दिया गया हो उसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब सिखाया हुआ है. हाउ टू फैक्टराइज ए नंबर, जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हम अक्सर कहते रहते हैं कि लोवेस्ट
इसका स्क्वायर और इसका रूट भी कैंसिल हो गया, तो साइड इज इक्वल टू 6। तो ये बन गया स्क्वायर रूट। यानी अब हमने सीखा कि स्क्वायर कैसे निकल क्या होता है, इसकी बेसिक्स, और स्क्वायर रूट्स इसकी बेसिक्स। अब आगे की बेसिक्स को पढ़ने के लिए हम पार्ट 3 पे चलते हैं।